गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे मॉनेटरी पॉलिसी के, और अपार्ट फ्रॉम इट आई हैड ब्रीफ्ड अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो. So we were discussing about the monetary policy, and we know that it is formulated by Reserve Bank of India, as it is the central bank of India. कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द लास्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी डिस्कस्ड वाज टू अचीव द स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी. इसका मतलब जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी रखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई that is controlled by the Reserve Bank of India. Now the next objective, that is to manage aggregate demand. To manage aggregate demand. Aggregate demand means the total demand of the product and services. अगर Reserve Bank of India, or the government of India, they want to manage the aggregate demand, or they want to increase the aggregate demand in the economy. So in that case, they will increase the supply of money in the economy. They will provide easy loans to the people, so that they start demanding the product and services. They start expending the money as it is available at cheaper rates from the bank and other financial institutions. So due to the low interest rate, more people borrow loan, and they buy goods and services. They buy on installment also. And vice versa. If the government, they want to control the aggregate demand, because the side effect is inflation. अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो एक लिमिट के बाद इट टर्न्स इनटू इन्फ्लेशन, और एक मिनिमम लेवल ऑफ, या जो एक टॉलरेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होता है उससे बढ़ने लग जाता है, जब यानी द डिमांड इंक्रीजेज अप टू ए more than a certain limit. In that case, the government starts increasing the interest on loan, so that the people be reluctant to borrow loans from. तो वो डिफ़िकल्ट बना देते हैं लोन को लोगों के लिए, ताकि जो है लोग कम डिमांड करें, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके. तो उस पर नज़र रखते हैं, और मैनेज करने का मतलब होता है ये, अगर वो इंक्रीज़ करना है एक लेवल तक, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को, इसको लिबरल बनाया जाता है. इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इनपुट कर दिया जाता है, इनफ्लो कर दिया जाता है, और जब उसको कंट्रोल करना होता है, देन दे एग्जॉस्ट मनी फ्रॉम द इकॉनमी थ्रू वेरियस टूल्स. So that is also an important objective of the monetary policy. Then next objective, that is to ensure more credit to priority sector. To ensure more credit to priority sector. ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी कहलाता है. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL बोला जाता है इसको. तो ये जनरली जो प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, ये गवर्नमेंट के प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं. इसके ऊपर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है. वैसे कमर्शियल बैंक्स जनरली लोन्स नहीं देते. किस फील्ड में? एग्रीकल्चर में, क्योंकि इनसिक्योर होता है. इसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो लोग गरीब लोग हैं, दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं. तो उस केस में गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को नोटिफाई करती है थ्रू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी कि एक टोटल लैंडिंग्स का जितने भी लोन देना है, उसका एक सर्टन परसेंटेज डिसाइड कर देती है कि उतने लोन्स जो हैं दैट मस्ट बी लैंडेड टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. क्योंकि RBI, इट इज़ वन ऑफ द यू मे से पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है. तो अगर इनको क्रेडिट बढ़ाना है या प्रायोरिटी सेक्टर्स को
uplift करना है, तो in that case they, for example, they may notify that say total, say 20% of the total lending that must be given to priority sector. इसका मतलब उसमें वो फिर आगे फर्दर जो है उसकी डिवीज़न होती है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या है, हाउसिंग जैसे फैसिलिटीज़ देनी है उनके लिए, इजी लोन्स है या कंसेशनल रेट पर जो लोन दिए जाने हैं वो किस रेट पर दिए जाने हैं। टोटल लैंडिंग्स का अगर 20% नोटिफाइड है अगर आरबीआई के द्वारा, तो कमर्शियल बैंक्स को टोटल जितने भी लोन देंगे उसका 20% उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए उनको लोन देना होगा. So that is how they ensure more credit flow to the priority sector. Then next objective, that is to develop infrastructure. तो जो भी चीज़ें कंक्रीट की बनी हुई हैं, ख़ास तौर से चाहे वो रियल एस्टेट की बात हम ज़्यादा करते हैं इसमें. रियल एस्टेट में अगर हम बात करें, रियल एस्टेट जो हाउसिंग है या फिर जो फ्लैट्स बनाकर बेचते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो काम करते हैं, अगर इसको इंक्रीज़ करना है, अगर इसको प्रमोट करना है, तो स्पेशल कंसेशनल लोन्स दिए जाते हैं, जैसे हाउसिंग लोन्स हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका काफ़ी कम रखा जाता है हाउसिंग लोन्स का. देखेंगे अगर आप, तो दूसरे अगर पर्सनल लोन से आप कंपेयर करें या दूसरे तरह के लोन से, तो हाउसिंग लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहता है, बिकॉज द गवर्नमेंट इंटेंड टू promote these infrastructure companies, those who are working in the real estate sector. और इसके साथ साथ फिजिकल, अगर हम पॉलिसी के थ्रू अगर बात करें तो कैसे करती है रियल एस्टेट को, वो जो भी इंटरेस्ट जाता है, जो ईएमआई जाती है, जो उस पर जो ईएमआई का वो पार्ट जो इंटरेस्ट का पार्ट है, एक तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है, साथ ही इंटरेस्ट का भी जो पेमेंट होता है, उसको डिडक्शन के तौर पर अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स में. तो वो दूसरे तरीके से एक फिजिकल मेजर है इन ऑर्डर टू, बिकॉज दैट काइंड ऑफ टैक्स रिबेट इज़ गिवन. और जहाँ टैक्स की बात आती है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो दोनों तरह से वो अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं, दिस इज़ हाउ दे डेवलप infrastructure by providing special concessional facilities to these the companies or the corporate people or the companies, those who are engaged in developing infrastructure. So that is also one of the objective or the primary objective. Then next is to regulate and expand banking. You may say to regulate banking. रेगुलेशन का मतलब, रेगुलेट का मतलब कमर्शियल बैंक्स आर, वैसे तो इनको जो है कमर्शियल बैंक्स को ऑटोनॉमी दी गई है 1991 रिफॉर्म्स के बाद कि ये अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करते हैं. तो कंपटीशन को देखते हुए दे आर बाउंड टू देयर इज़ ए काइंड ऑफ कंपटीशन दैट गोज़ ऑन बिटवीन वेरियस कमर्शियल बैंक्स. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक में प्रयास रहता है कि ज़्यादा दें लोगों को, और लोन जो है सस्ते से सस्ते दरों पर जो भी उपलब्ध करवाता है, वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उनकी ज़्यादा लैंडिंग्स होती हैं. तो एक तरह का कंपटीशन जो है वो प्रमोट किया गया आफ्टर 1991 फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म. तो रेगुलेट बैंकिंग का मतलब ये है कि रेगुलेशंस जो इसके अलावा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा, चाहे वो CRR से रिलेटेड है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना, या SLR से रिलेटेड है, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अब हम ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके लिए रेट ऑफ जो है ना SLR जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय RBI फॉर द कमर्शियल बैंक्स. इसके अलावा जो दूसरे कानून हैं निश्चित किए हुए हैं RBI के द्वारा ही, RBI उन कानून को बनाता है, कमर्शियल बैंक्स दे आर बाउंड टू फॉलो दोज रेगुलेशंस. तो दिस इज़ हाउ दे रेगुलेट बैंकिंग. एक तरह से फेयर कंपटीशन भी इंश्योर करता है RBI बिटवीन दीज कमर्शियल बैंक्स, और दे सी दैट the customers are not exploited and they work under the regulations which are enacted by the government of India. So that is also one of the objective. Then next objective, that is to monitor global and to monitor global and domestic फाइनेंशियल कंडीशन. तो ये एक आप
कह सकते हैं कि एक तरह का फंक्शन भी होता है ये, ऑब्जेक्टिव तो है ही है। इसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करता है आरबीआई। ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको भी जो है दे कीप इन आई, उसके ऊपर वॉच रखता है, और साथ साथ डोमेस्टिक का मतलब विद इन कंट्रीज़ क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नज़र रखता है, ताकि अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम बात करें तो आरबीआई अभी इसको अनाउंस करती है, क्वार्टरली अनाउंस किया जाता है, उसमें रिवाइज़ की जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसके रेट्स को जो है रिवाइज़ किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन the situation that goes on within the country and outside of the country. So these are the objectives uh, of you may say monetary policy. ये उद्देश्य हैं. There are say about 13 objectives and all the objectives have been explained. अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसमें वो किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हैं अभी. नाउ टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी. अभी अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये जनरली आरबीआई के द्वारा तब किया जाता है जब वो इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहती है, व्हेन दे वांट टू इंक्रीज दी मनी सप्लाई. तो वो कैसे करता है, जनरली दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लोअर्ड और दैट इज़ रिड्यूस्ड. इंस्ट्रक्शंस इस तरह से दी जाती है कमर्शियल बैंक्स को कि वो जो है अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स घटा दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और लोन को ईजी कर दें, फॉर्मेलिटीज़ रिड्यूस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सकें. अब जब वो लोन लेते हैं देन दी सप्लाई ऑफ मनी इज़ इंक्रीज्ड इन द इकॉनमी. तो जब भी प्रयास ऐसा रहता है आरबीआई का कि वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं किसी अपनी इकोनॉमी में, तो इन दैट केस दैट टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. So it can be written that expansionary monetary policy is when a central bank uses its tools to expand the economy by increasing the money supply and lowering the interest rates. Money supply को ही बढ़ाने के लिए interest rate को reduce किया जाता है, which increases aggregate demand. Aggregate demand किस चीज़ का, लोन का aggregate demand जब होता है तो लोन जब easily available होते हैं then the demand, aggregate demand of दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इंक्रीजेज, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा बहुत हो जाता है. दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और हम जीडीपी की अगर बात करें तो जितनी बाइंग सेलिंग होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, द सम टोटल ऑफ बाइंग सेलिंग दैट इज़ कॉल्ड, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी विद इन द कंट्री. सो इट इज़ यूज ड्यूरिंग रिसेशन. जनरली इस तरह के एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है सप्लाई जो है मनी की वो बढ़ाई जाती है रिसेशन के टाइम में. रिसेशन इज़ ए टेम्पररी पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस. धीरे धीरे स्लो हो जाती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है. तो इसको उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सच टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड. Then next type of monetary policy that is contradictory. ये इसका उल्टा है. तो जब when they see that there is a problem of oversupply of money and the inflation is going on at higher rate, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, in that case in order to control the money supply, the interest rates of on loan that is increased, ताकि हर कोई व्यक्ति जो है लोन ना ले पाए, एंड द कंडीशंस ऑफ लैंडिंग द लोन्स दैट इज़ आल्सो मेड स्ट्रिक्ट, ताकि हर किसी को वो लोन ना प्राप्त हो पाए. बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, कम मात्रा में, कम अमाउंट में इसको रिलीज़ किया जाए, ताकि जो ओवर डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड है इसमें जो बढ़ गई है ड्यू टू ईजी एक्सेस ऑफ मनी by the people, so that can be controlled. उसके लिए इन्फ्लेशन, क्योंकि ज़्यादा डिमांड करते लोग, प्राइस राइज होते हैं बिकॉज दी रिसोर्सेज आर स्केर्स. वो तो स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं रिसोर्सेज या संसाधन,
सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है देन द प्राइसेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। एक लेवल के बाद इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर आंसर भी करना पड़ता है लोकसभा में और विधानसभा में। इसके अलावा लोगों के लिए भी मुश्किल होती है, महंगाई जब बढ़ जाती है, फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू बाय। तो उसमें जो ख़ास तौर से डेवलपिंग नेशंस हैं, जो ख़ास तौर से अगर हम इंडिया की बात करें तो एक बड़ा जो तबका है, बड़ी पॉपुलेशन है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो you may write that contradictory or contractionary. It is not contradictory, it is contractionary. Sorry, contractionary. It is derived from the word contraction. Contract करना मतलब उसको सिकुड़ जाना, सिकोड़ लेना, इसका मतलब मनी को एग्जॉस्ट कर लेना। सो contractionary monetary policy are set of tools that slows down the growth rate of economy. ये ग्रोथ रेट को स्लो करता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग। का मतलब ये बेसिकली ये इन्फ्लेशन जब ज़्यादा रेट से बढ़ने लगता है देन ए वर्ड इज़ यूज दैट इज़ कॉल्ड ओवर हीटिंग। दीज टूल्स इंक्लूड दी क्रेडिट फ्लो इन दी इकॉनमी, इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें जो है इफेक्ट करती है। और मैंने आपको बताया था कि रुपया अगर कमज़ोर होता है तो एक हद तक टॉलरेट किया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा होता है और एक्सपोर्टर्स, हर कंट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े। So here monetary policy are being used during inflation. Such type of monetary policy जो है contractionary जो monetary policy है, इसको inflation के समय में यूज़ किया जाता है। Inflation is a continuous increase in the price level of goods and services and increase in supply of money as compared to some benchmark. Benchmark होता है एक level जो एक tolerable level है। इसके बाद inflation बढ़ने लगेगा then there is a need at this point कि यहाँ पर इसको चेक किया जाए so that it is brought at this point. So that is all for today. We'll proceed to the same chapter in the coming lecture video. Thank you.